हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम जंक्शन पे। और आज हम लोग अपना एक नया विषय स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें काय का अध्ययन किया जाता है, रसायनों का। तो वो विषय हम आपके लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं और वह विषय सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का विषय, जिसका नाम जैसे कि मैंने आपको बताया रसायन विज्ञान, यानी कि हम इसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही आ जाता है कि इसके जनक यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, तो सभी लोग लगभग जानते हैं कि किसे कहते हैं हम लोग। तो लेवोसियर को क्या कहा जाता है, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। और दूसरी चीज़ कि इसे मॉडर्न केमिस्ट्री के इन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक भी कहा जाता है, यानी कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। अब आता है रसायन विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन हम लोग करेंगे, तो केमिकल्स का। ठीक है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, रसायन का। और रसायन से मिलकर क्या बना होता है, पदार्थ। क्या मिलकर रसायन विज्ञान से मिलकर क्या बना होता है, पदार्थ। यानी कि इन पदार्थों, किन पदार्थों, इन पदार्थों के गुण, यानी कि जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जो विजुअल हैं, वो सभी वस्तुएं काय से मिलकर बनी है, पदार्थ से मिलकर बनी है। इसे हम हिंदी में और एक नाम देते हैं द्रव्य, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं सब्सटेंस, और द्रव्य को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर। ठीक है, तो सब्सटेंस एंड मैटर्स किस केमिकल से मिलकर बने हैं, इसका अध्ययन रसायन विज्ञान में किया जाता है। अब आता है कि सर पदार्थ क्या है, तो आप अपनी प्रकृति के बारे में जानते हैं। आपकी प्रकृति में दो चीज़ें हैं, एक जो आपको क्या हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, और एक जो आपको क्या नहीं हो रही, दिखाई नहीं दे रही। जो विजुअल हैं यानी दृश्यात्मक हैं, और जो इनविजुअल हैं यानी कि अदृश्य हैं। अब विजुअल क्या है, तो सभी वस्तुएं यानी कि जो सजीव हैं, जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, सजीव निर्जीव जो भी हैं, जो दृश्यात्मक हैं, वो सब काय से मिलकर बनी है, पदार्थ से मिलकर बनी है। और जो अदृश्य है वो क्या है, आपकी ऊर्जा। तो जो दिखाई दे रही है वो क्या है, आपका पदार्थ। तो ये पदार्थ जिस तत्वों से मिलकर बने होते हैं उनका अध्ययन रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और पदार्थ के बारे में मैंने बता दिया आपको कि पदार्थ क्या है, जो स्थान घेरते हैं, जिनका एक आकार होता है, जिनके गुण होते हैं, जिनका कोई लाभ है या कोई हानि है, उन सभी का अध्ययन रसायन विज्ञान में हम लोग करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इसके टॉपिकों की, जिसके अंतर्गत हम पूरा रसायन विज्ञान कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारे एग्जाम में कोई भी टॉपिक ना छूटे या हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। हम इस तरीके से इसके सभी टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि आपका पहला टॉपिक जो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शंस। ठीक है, जैसा कि मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करा रहा था। ठीक है, दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि रसायन विज्ञान में जो पदार्थ हैं, पदार्थ काय काय से मिलकर बने हैं। तो आपके तत्व, यौगिक, मिश्रण और अणु। ठीक है, इनमें तत्व हम बात करें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं, एलिमेंट। यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कंपाउंड। मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्सचर। और अणु को क्या बोलते हैं, सभी लोग जानते हैं, तो मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बाद तीसरा हम टॉपिक पढ़ेंगे कि तत्व, यौगिक, मिश्रण, अणु, जिसकी सबसे छोटी इकाई जिससे मिलकर ये सभी बने हैं, वो आप सभी लोग जानते हैं, वो क्या है, परमाणु। तो हम लोग परमाणु संरचना पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग एटम्स की हिस्ट्री, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा एटम्स की हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा इसका एक हम लोग एडवांस में क्या आता है, इसके मूल कॉन्सेप्ट, यानी कि परमाणु संरचना के अंतर्गत, जैसे मैंने बताया एटॉमिक वेट, यानी कि परमाणु आपका भार। और दूसरा अगर हम जैसे बात करें परमाणु संरचना के अंतर्गत, मैंने बताया आपको कि एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत से टीचर छोड़ देते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में आपसे पूछ दिया जाए कि 1 ग्राम कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गत मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या है, तो वो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और ये सभी चीज़ें यानी आपके तत्वों को हम लोग काय में पढ़ेंगे, आपके पीरियडिक टेबल में, यानी कि आवर्त सारणी। ठीक है, जैसे हमें पता है कि आवर्त सारणी से संबंधित क्वेश्चन, कि आवर्त सारणी की हिस्ट्री क्या है, इसमें भी हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। और पीरियडिक टेबल हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि अभी तक
आप किसी भी पीरियोडिक टेबल, किसी भी तत्व के परमाणु संख्या, परमाणु भार के बारे में तुरंत बता सकें, साथ में आप ये भी बता सकें कि ये तत्व किस सारणी के अंतर्गत आता है। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? इसके अलावा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जैसा कि आपका हमने बताया कि हम लोग आवर्त सारणी पढ़ेंगे। आवर्त सारणी के अंतर्गत क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि आवर्त सारणी में धातु, अधातु, इसके अलावा धातु हो गया आपका, अधातु हो गया, धातु धातु के अलावा जैसा कि मैंने बात की है सब मेटल्स यानी उपधातु, ठीक है। धातु, अधातु, उपधातु यानी कि मेटल, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल, नॉन मेटल्स, है ना, ठीक है। मिक्स्ड मेटल्स, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक। फिर इसके बाद आता है कि हम क्या पढ़ेंगे? पॉलीमर के बारे में, यानी कि बहुलक, ठीक है। बहुलक के से पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ने से पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे आपके जो धातु अपधातु हो गए, तो भाई इनमें जो अम्ल है, क्षार हैं, उनकी पीएच वैल्यू के बारे में, एसिड और बेस, इसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग बहुलक पढ़ेंगे। बहुलक के बाद हम हाइड्रोकार्बन्स भी पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन यानी कि आपके हाइड्रोकार्बन में हम जैसे बात करें ऑर्गेनिक, ठीक है, इनके बारे में, जैसे आप लोगों के पेपर में पूछ लिया जाता है एल्कीन, एल्काइन, है ना, एल्केन, ये चीज़ें। और इसके अलावा जो हम लास्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं अदर में, तो वो काफ़ी, उसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके, जैसे कि कांच, है ना, यानी कि ग्लास, फिर आपका उर्वरक, फर्टिलाइज़र, ठीक है, फर्टिलाइज़र, फिर आपका उर्वरक हो गया, कांच हो गया, एक्सप्लोजिव, विस्फोटक, ठीक है, एक्सप्लोजिव, ये पढ़ेंगे, और सीमेंट, ठीक है। ये सब टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो कुल जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने पास 8 टॉपिक हैं। 8 टॉपिकों में ये वो टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे इसमें से सबसे पहले कि हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, पदार्थ की बात करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आज की क्लास में हम लोग वही समझने वाले हैं। तो पदार्थ, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। अब पदार्थ, तो हमने आपको बताया कि आपके नेचर में जो दृश्य है, अब दृश्य में भी 2 चीज़ें आ जाती हैं आपकी, एक आती है आपकी सजीव, ठीक है, और एक आती है आपकी क्या? निर्जीव। सजीव यानी कि आपकी लिविंग थिंग्स, और निर्जीव यानी कि आपकी नॉन लिविंग थिंग्स। अब सजीव में जैसे हम बात करें तो एनिमल्स, ठीक है, ये सभी हम लोग काय में आ जाते हैं, सजीव में आ जाते हैं। निर्जीव में जैसे आपकी कुर्सी वस्तुएं जो भी हैं वो सभी काय में आ जाती हैं, निर्जीव में। और ये सब मिलकर काय से बनी है? जैसे कि मैंने बताया, पदार्थ से मिलकर बनी है, ठीक है। और पदार्थ क्या है? रसायन। क्लियर यहाँ तक सभी को? चलिए, अब इनमें सबसे पहले हम सब्सटेंस की किसके बारे में बात करेंगे? तो सब्सटेंस का हम जो पहला टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका स्टेज, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। जनरली आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बता सकते हैं कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं वर्तमान समय तक मुख्यतः प्रकृति में, नेचर में जो हमें अवस्थाएं मिली हैं वो कितनी हैं? 5 हैं। सभी लोग जानते हैं पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। लेकिन ये वो अवस्थाएं हैं जो प्रकृति में मिल चुकी हैं, लेकिन हमारे कई एक सोर्स ये कहते हैं कि हम जो कहते हैं आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से प्रयोगशालाओं में अपन ये कह सकते हैं 18 से अधिक तत्व की अवस्थाएं बनाई जा चुकी हैं, जिनमें या 18 या अपन कह सकते हैं जिनमें एक अवस्था जो हाल ही में बताई गई थी वो आपकी कौन सी थी? जॉन टेलर मेटल, ठीक है। ये अवस्थाएं जिनको हम ये कह सकते हैं कि प्रयोगशालाओं में बनाया गया है, लेकिन प्राकृतिक रूप से नेचुरली अपन से कोई पूछे तो 5 अवस्थाएं हैं जो हमें प्रकृति में प्राप्त होती हैं। कितनी अवस्थाएं हैं आपकी? 5 अवस्थाएं, ठीक है। अब 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि हम बात करें तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग मैटर्स के स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक ठोस, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड। एक आपका द्रव, यानी इसे हम क्या कहते हैं? गैस, ठीक है। एक आपका है, सॉरी इसको हम बोलते हैं क्या? लिक्विड। क्या बोलते हैं इसको? लिक्विड, है ना, गलत बोल गया मैं, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं, ठीक है, लिक्विड। और फिर आपका आता है गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, समझ में आ गया। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये वो मुख्य अवस्थाएं, ये सामान्य 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। इनके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि हमें चौथी और 5वीं अवस्था,
जो जाननी है, यानी कि मैंने बताया कि 5 अवस्थाएं होती, एक जिसे आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, वो है आपकी प्लाज्मा, ठीक है। पदार्थ की कौन सी अवस्था? चौथी अवस्था। और पांचवी अवस्था जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं BEC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या बोलते हैं? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये बोला जाता है इसको, ठीक है, BEC बोलते हैं। तो पदार्थ की ये 5 अवस्थाएं हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं। और बाकी के जैसे मैंने बोला 18 या 15 से अधिक अवस्थाएं, जैसे अंतिम अवस्था जॉन टेलर मेटल है, वो प्रयोगशालाओं में निर्मित की गई, ठीक है। अब इनमें जैसे हम बात करते हैं कि सॉलिड या ठोस, ये क्या है, ये अवस्थाएं कैसे बनती हैं? तो ये जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये काय की अवस्थाएं आपकी पदार्थ की, ठीक है। अब पदार्थ किसे कहते हैं? तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो अणु पास पास इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, तो इकट्ठे होकर ये किसका निर्माण कर देते हैं? पदार्थ का निर्माण करते हैं। और जब ये पदार्थ का निर्माण करते हैं तो जब ये पास पास होते हैं तो इन अणुओं के मध्य एक फोर्स लगता है, ठीक है, एक फोर्स लगता है, जिसे हम कौन सा बल कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अंतरा आणविक बल या इनर मॉलिक्यूल फोर्स, ठीक है। क्या बोला जाता है? इनर मॉलिक्यूल फोर्स, अंतरा आणविक बल कहा जाता है। तो इस अंतरा आणविक बल के कारण अणु क्या होते हैं? अपने पास पास आते हैं और एक अवस्था का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसे पदार्थ की अवस्था कहा जाता है। क्योंकि जब ये अणु पास पास आते हैं तो एक पदार्थ बनाते हैं, और उस पदार्थ के कई सारे रूप होते हैं इन अणुओं के पास पास या दूर दूर होने से। जैसे सबसे पहले हम बात करें ठोस की, तो ठोस में क्या होता है? अंतरा आणविक बल, यानी कि इनर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या होता है? इनर मॉलिक्यूलर फोर्स, अंतरा आणविक जो बल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, काय में? सॉलिड में सर्वाधिक होता है। यानी कि सॉलिड में क्या होता है? अणु बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। आपको मालूम है कि जो चीज़ सॉलिड होती है उसमें अणु पास पास होते हैं, ठीक। तो इनर मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है। इनर मॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका घनत्व, यानी कि आपकी डेंसिटी क्या होती है भाई? ज़्यादा होती है। क्या होती है भाई? इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब चीज़ें पास पास होंगी, जैसे हम लोगों ने देखा है कि जैसे अपने ट्रेन है, ट्रेन में स्लीपर में लोग दूर दूर होते हैं, ठीक है, लेकिन जर्नल में बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। तो जर्नल वाले बोगी में क्या होता है? घनत्व ज़्यादा होता है। स्लीपर में क्या होता है भाई? कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लोग एक जगह पे कम लोग हैं और एक जगह पे ज़्यादा लोग हैं, एरिया उतना ही है, यानी कि उस कमरे का क्षेत्रफल या उस डिब्बे का क्षेत्रफल उतना ही है, ठीक है। तो कहते हैं कि जब कम जगह में ज़्यादा अणु हो तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसमें अणु पास पास है तो अंतरा आणविक बल जो इनर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ठोस का आकार, साइज, और इसका आयतन, यानी कि आपका वॉल्यूम, यानी इसका साइज और इसका वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या होते हैं भाई? निश्चित होते हैं, यानी फिक्स होते हैं। क्लियर समझ में आए? यानी कांस्टेंट होते हैं। जब वो बन जाता है, जिस आकार का बन जाता है, ठीक, तो उस समय तक उसके अणु पास पास रहते हैं, दूर दूर नहीं जाते, तो हम कहते हैं उसका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया कि अंतरा आणविक बल से क्या निर्धारित होते हैं कि अंतरा आणविक बल से पदार्थ की विशेषता निर्मित होती है। दूसरा आपका जैसे मैंने बताया लिक्विड, ठीक है, द्रव। तो इसमें क्या होता है आपके, अब जैसे मैंने बताया ठोस में क्या है? अणु पास पास है। लिक्विड में थोड़ा दूर हो गए, दूर हो गए तो क्या होगा? आपको पता है कि इसका इनर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा? आपके सॉलिड से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो भाई एक चीज़ और क्या हो जाएगी? घनत्व भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। घनत्व कम हो गया। अब इसमें क्या है? इसका साइज क्या होता है भाई? साइज, आकार लिक्विड का। तो लिक्विड का आकार कैसा हो जाता है? अपन ये कह सकते हैं कि जिस पदार्थ में आप रखोगे वही ये आकार ले लेता है, यानी आकार क्या हो जाता है इसका? अनिश्चित। वॉल्यूम क्या रहता है इसका? निश्चित। आयतन, आयतन क्या होता है इसका भाई? आयतन इसका क्या होता है? निश्चित होता है। इतना समझ आ गया, ठीक। थर्ड, गैस में अगर हम बात करें तो इसके अंदर अणु तो बहुत दूर दूर हो जाते हैं, इसके अंदर अणु बहुत दूर दूर हो जाते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका इनर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, यानी अंतरा आणविक बल बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। घनत्व भी बहुत कम हो जाता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक। तो गैस में क्या है भाई? और आयतन की अपन बात करें तो अनिश्चित ही हो जाता है, ठीक है, गैस की। तो सबसे ज़्यादा अंतरा आणविक बल किस में हुआ? ठोस में, ठीक है। फिर किस में कम हुआ? द्रव में। फिर सबसे कम में कैसे हुआ? गैस में, ठीक है। तो इस तरीके से इन अणुओं के अंतरा आणविक बल के कारण ही 3 अवस्थाएं पदार्थ की निर्मित होती हैं। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए चौथी अवस्था हम समझ लेते हैं आपकी, जैसे हमने बात की प्लाज्मा की, फोर्थ। हम इनसे अवस्थाओं को ही समझेंगे आज, है ना,
जैसे कि मैं बताता जा रहा हूँ आपको, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हमें कहाँ प्राप्त होता है और ये कैसी अवस्था है, ठीक है। तो चलिए देखो, प्लाज्मा हमें मिलता है जब हम गैस को क्या करते हैं, आयनीकृत करते हैं, ठीक है, आयोनाइजेशन करते हैं इसका, काय का, गैस का। किस पर, उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर। जब क्या किया जाता है, गैस को आयोनाइज किया जाता है तो पदार्थ की एक अवस्था हमें मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अब ये कहाँ मिलती है, मतलब अब हाई टेम्परेचर कहाँ होगा, जहाँ लगातार हीटिंग होती रहे, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। दूसरा हम बात करें आपके स्टार में, ठीक है, स्टार यानी कि सूर्य वगैरह, वो स्टार है अपना, सूरज वगैरह, सन वगैरह क्या है, स्टार है। तो उसके अंदर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ हमें पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, जो गैस के बादल होते हैं, गैस के बादल होते हैं, वो गैस कहाँ पहुँचती है, स्टार के पास पहुँचती है, ठीक है। वो गैस कहाँ पहुँचती है और फिर वो क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है। तो जब हम इसको उच्च ताप पर आयनीकृत करते हैं तो इसके भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं और एक अवस्था बना देते हैं जिसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। तो इसे हमें किसने बताया था, तो लेग्यूमर ने, लेग्यूमर द्वारा प्लाज्मा की हमें चौथी अवस्था को बताया गया था। क्लियर यहाँ तक, चौथी अवस्था समझ आई, प्लाज्मा। और भी इसकी डिटेल लेंगे, अभी जनरल हम सभी अवस्थाओं से परिचित हो रहे हैं। पांचवी अवस्था आपकी बोलेगी बॉस आइंस्टाइन कंडेंसर। अब ये अवस्था क्या है, जैसे आपको पता है आयोनाइज्ड होकर आपको प्लाज्मा मिला, उसी तरीके से हम क्या करें, गैस यानी कि गैस को क्या करें, नी आयोनाइज करें, यानी कि हम डी आयोनाइज करें, ठीक है, क्या करें, डी आयोनाइज करें। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं नी आयनीकृत जिसे करें, हिंदी में बोलें अगर हम, तो हमें पदार्थ की एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, गैस को जब क्या किया जाए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा निम्न ताप पर कंडेंसेट किया जाए। अपन सिंपल से ये वर्ड समझ लेते हैं, ठीक है, क्या किया जाए, कंडेंसेट किया जाए, लेकिन निम्न ताप पर हम ये कह सकते हैं कि 0 केल्विन, यानी कि 2 - डिग्री सेल्सियस पर, 273 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाए, इसको नी आयोनाइज्ड किया जाए निम्न ताप पर। तो पदार्थ की एक अवस्था प्राप्त होती है जिसे बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। इस अवस्था की खोज जो की थी वो की थी आपकी सत्येंद्र नाथ बोस ने, तो इसलिए आगे इसके नाम लगता है बॉस, ठीक है। कितनी में की थी, 1920 में। फिर 1934 में क्या हुआ था, आइंस्टीन ने बताया था कि भाई ये हिग्स बोसोन पार्टिकल, क्या नाम दिया था इनने इसको, हिग्स बोसोन, ये पार्टिकल नाम दिया था किसने, आइंस्टीन ने। क्या नाम दिया था, हिग्स बोसोन। और इसी को बोला था इन्होंने कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण इसी प्रकार के कणों से हुआ है, इसलिए डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स यानी कि ईश्वरीय कण, किसने बोला, आइंस्टाइन ने इसको बोला ईश्वरीय कण। क्या बोला, ईश्वरीय कण। क्या, क्यों बोला, क्योंकि यूनिवर्स का डेवलपमेंट इनके द्वारा ये बताया गया, यूनिवर्स का डेवलपमेंट इन्हीं कणों से हुआ है, ठीक है। तो आइंस्टीन ने इसको क्या बोला गया, आपका ईश्वरीय कण नाम दिया। फिर आगे आकर सन 2000 के नियरेस्ट अमेरिकन 3 वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको लैब में बनाकर दिखाया, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकली फॉर्म में ये हमें मिला, ठीक है, कि भाई इस तरीके से ये मिला। तो उनको उसके लिए नोबेल अवार्ड भी दिया गया था, वो भी हम आगे बात करेंगे। आज हमारा मेन उद्देश्य था आपको ये बताना कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो किस तरीके से बनी और किस तरीके से उनके अलग अलग रूप हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक में ये पदार्थ जो हैं हमारे, यानी हम ये कह सकते हैं पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, इन पदार्थ की अवस्थाओं में एक रूप से दूसरे रूप में किस तरीके से गई। जैसे कि अपन ने जनरल अभी समझा था कि गैस से ही हमें बीईसी प्राप्त हो रहा है, गैस से ही हमें प्लाज्मा प्राप्त हो रहा है। तो ये जो इस चीज़ का कन्वर्जन है, यानी अवस्थाओं का परिवर्तन, वो समझेंगे। और जैसे आप समझते हैं कि अगर मुझे क्या करना हो, गैस से ठोस में जाना हो या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना हो, तो आपको पता है कि सबमिलेशन प्रोसेस होता है, ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है। जैसे आपका कपूर है, आयोडीन है, ये कभी भी क्या नहीं होते, सॉलिड से लिक्विड में नहीं आते, सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं। गैस को हमें लिक्विड बनाना है तो हमें कंडेंसेट प्रोसेस करनी होती है। क्या बनाना है, तो आपको गैस से लिक्विड बनाना है, द्रव बनाना है, तो कंडेंसेट प्रोसेस करते हैं हम, ठीक है। तो ये सभी क्रियाएं यानी कि कन्वर्जन ऑफ स्टेजेस भी हम आगे की क्लास में समझते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।